बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप के बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये एक कर्व हम लोगों ने बनाई हुई है और इस कर्व के बारे में हम लोगों ने सीखना है कि हिस्टैरिसीस लूप जो है वो कर्व किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है या वो किस चीज़ को बयान करेगी। तो ये जो एक लूप है ये किसी सब्सटेंस की है या फिर आप ये कह लें ये किसी मटेरियल की है या सॉलिड मटेरियल की हमारे पास ये एक लूप बनी हुई है। अब लास्ट वाले टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास कुछ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और कुछ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तब ये जो कर्व हमें बताएगी, जो कर्व बनती है हमारे पास, ये जो लूप बनती है ये लूप हमें बताएगी कि ये किस मटेरियल की लूप है। यानी कि यहाँ पर कह लें कि इसमें कौन सा मटेरियल जो है वो हार्ड है या कौन सा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। ये लूप से देख के हम लोग जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन देखी है। हिस्टैरिसीस लूप में हमारे पास एक ग्राफ होता है। ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास करंट होता है और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी होती है। ठीक है, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट का नाम दिया जाता है, इसको फ्लक्स डेंसिटी का नाम दिया जाता है। यानी कि आप बी और ये आई, यानी कि ये करंट और ये बी, ये मैग्नेटाइजिंग करंट और ये फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स डेंसिटी और करंट के बारे में ग्राफ है, उनके साथ ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ में जो बात लिखी हमने लिखा ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटाइजिंग करंट आई ऑफ अ सोलेनॉइड प्लॉटेड बाय अ सीआरओ। सीआरओ क्या होती है? सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, चैप्टर नंबर 14 में इसके बारे में डिटेल में हम कर चुके हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होती है वो डिजिटल सिग्नल्स को विजिबल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिखाती है। यानी कि ये सोलेनॉइड में से करंट गुजर रहा था और उसमें जो हमारे पास उसका प्लॉट बना है सीआरओ के जरिए वो हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब मटेरियल इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, यानी कि एसी करंट यहाँ पे यूज किया गया है, इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट में और फ्लक्स डेंसिटी में, कौन सा करंट यूज करके? अल्टरनेटिंग करंट यूज करके, यानी कि एसी करंट यूज करके उस ग्राफ को हम नाम देंगे, हमारे पास ये हिस्टैरिसीस लूप का ग्राफ है। अब हिस्टैरिसीस क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की कोई भी जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस की तरफ है। कहता है एनी वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज ग्रेटर, कहता है ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कर गया है, द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, करंट की किसी भी वैल्यू के लिए, कहता है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग। कहता है जब करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमेशा करंट की वैल्यू से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये बात समझ आ रही है कि करंट अगर जीरो भी हो जाएगा तो फ्लक्स डेंसिटी जो वो जीरो नहीं होगी। क्यों? कि करंट जो है वो हमेशा आगे चला जाएगा और ये जो वो पीछे रह जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि करंट अगर जीरो भी हो गया तो फ्लक्स डेंसिटी की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑलवेज ग्रेटर होगी और करंट जो है वो उसकी वैल्यू स्मॉल होगी, वो डिक्रीज होगा। देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, जब ये करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लेग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग करंट, तब ये लेग कर जाएगी। कहता है दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। कैसे लेग करेगी, कैसे आगे चला जाएगी, कैसे पीछे रह जाएगी, वो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नाम रखे हुए हैं। सैचुरेशन पॉइंट है, रेमेनेंस पॉइंट है जिसको रिटेंटिविटी भी कहते हैं, और एक कोरिसिविटी पॉइंट है, और ये हमारे पास 1 2 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। अब रिटेंटिविटी वाला पॉइंट कौन सा है, सैचुरेशन वाला पॉइंट कौन सा है, कोरिसिविटी वाला पॉइंट कौन सा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा जरा, हमने एसी करंट को यूज करना है। तो यहाँ पे हम छोटी सी डायग्राम एक बनाते हैं और उस डायग्राम में डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एसी करंट है, यहाँ पर हमने एसी करंट की बात की है। तो एसी करंट में 2 साइकिल होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। यानी कि करंट ऐसे करके आएगा, पॉजिटिव ऐसे करके होगा, फिर ये ऐसे करके जाएगा और इस तरह करके ये ऐसे करंट बनेगा। ठीक है, और इसी तरह मजीद ये आगे मूव करता चलेगा। ठीक है, और ये ऐसे करके हमारे पास ये करंट मूव करता रहेगा। ठीक है, ये एसी करंट होता है, इसको हम कहते हैं एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट।
इसके मुकाबले में हमने फ्लक्स डेंसिटी का और मैग्नेटिक करंट का जो ग्राफ बनाना है वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम उसको डिनोट कर लेते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है और इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है। स्टार्ट में अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे हमारे पास। अगर ये स्टार्ट में दोनों हमारे पास ज़ीरो हैं तो यहाँ हम ग्राफ बना रहे हैं एसी करंट का जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और आई के दरमियान, आई करंट है। जैसे देखिए स्टार्ट में अगर करंट ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज़ीरो होगी स्टार्ट में, जब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने बैटरी को ऑन किया, एसी यानी कि हमने एसी सोर्स को ऑन किया और करंट मैक्सिमम होना शुरू हुआ। आपको पता है जैसे से करंट फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये करंट फ्लो किया तो नीचे देखिए ये ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया, इस चीज़ को मैं अलग से बनाकर दिखाने लगा हूँ। जैसे हम लोगों ने ये ग्राफ जो है वो बनाना है, जैसे इसी पॉइंट को सामने सामने रख लें। जैसे जब करंट ज़ीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो थी। जैसे ही करंट यहाँ से मैक्सिमम होना शुरू हुआ, यानी कि 0 पॉइंट से एसी करंट, देखिए ये 0 से मैक्सिमम हो रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट इसका यहाँ तक है। तो इधर भी हम बना लेते हैं कि जैसे जैसे करंट ऐसे करके गुजरा तो ये मैक्सिमम होता गया और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि करंट के बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो करंट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, एसी करंट। अब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस करंट ने क्या होना है, मिनिमम होना है। तो ये मिनिमम होता होता यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, मिनिमम होकर यहाँ तक 0 तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब जब करंट मिनिमम होगा इसका मतलब ये हुआ कि करंट ने वापस 0 की तरफ जाना है। तो बच्चों देखिए ज़रा, आहिस्ता आहिस्ता ये करंट 0 होता गया, करंट 0 होता होता गया, तो ऐसे ऐसे करके ये ग्राफ बनता गया। अब देखिए ये ग्राफ ये बनता गया। अब ये ग्राफ बना ऐसे करके, लेकिन अभी हमने पीछे एक बात की थी भाई, जब करंट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने के साथ करंट तो डिक्रीज होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी करंट के डिक्रीज होने से। तो देखो जरा ऐसे करके पहुंचा तो करंट जो है वो 0 हो गया, यानी कि इस लाइन पे इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसका मतलब करंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी तक 0 नहीं हुई। ये 0 तब होनी थी जब लाइन दोबारा से इस पॉइंट से पास कर जाती, इधर आ जाती, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे 0 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ कुछ है। देखिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके इसकी वैल्यू है। इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी 0 के बराबर नहीं हुई, लेकिन ये करंट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये जो मैक्सिमम पॉइंट वाला है इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम पॉइंट है ये सैचुरेशन पॉइंट है। तो इधर से देखेंगे तो ये ऐसे करके ग्राफ पहुंचा मैक्सिमम पॉइंट पे और ये पहुंच गया। इस मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट का नाम हमने रखा हुआ ए पॉइंट। अब यहां पर भी वापसी ऐसे करके आया, वापसी आके यहां तक पहुंच गया, करंट तो 0 हो गया लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां पर 0 के बराबर नहीं हुई। तो करंट अभी ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, अब ये 0 की तरफ, अब ये मैक्सिमम पॉजिटिव पीक है और ये नीचे कौन सा मैक्सिमम नेगेटिव पीक है। अब करंट ने मैक्सिमम पीक की तरफ आना, लेकिन वो नेगेटिव तरफ होनी है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट ना बचे उस पॉइंट का नाम है रिटेंटिविटी पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या है, रिटेंटिविटी पॉइंट, जहां पर करंट तो 0 होता है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 के बराबर नहीं होती है। तो इस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी, जिसमें करंट 0 हो जाता है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी तक 0 नहीं होती, उस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी। अब ये 0 होता होता एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ऐसा पॉइंट एक आ गया कि यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाएगी लेकिन करंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये करंट की लाइन है। इस तरफ करंट पॉजिटिव है तो इस तरफ करंट नेगेटिव है, क्योंकि करंट अब नेगेटिव होना शुरू हो गया। ठीक है, नेगेटिव वाला मैक्सिमम पीक आने वाला है। तो एक पॉइंट रास्ते में ऐसे भी आएगा जहां पर बी 0 हो जाएगी लेकिन वहां पे ए आई 0 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह ये चलते चलते हमारे पास ऐसे करके मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा नीचे वाले करंट का, नेगेटिव करंट का। ये भी सैचुरेशन पॉइंट है लेकिन ये नेगेटिव के हवाले से। तो सेम जैसे ये ग्राफ बना तो वापसी ऐसे करंट जाएगा
और ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, फिर ये रिटेंटिविटी का पॉइंट आ जाएगा, उसको आर डैश का नाम दे दें क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है, ठीक है। और इसी तरह ये गुजरता गुजरता फिर ऐसे करके जाएगा, तो एक पॉइंट फिर ऐसा आ जाएगा जहाँ पे बी जीरो हो जाएगा लेकिन आई जीरो के बराबर नहीं होगा, और फिर ये ग्राफ ऐसे करके बनता जाएगा और ये ऐसे करके अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास है ये रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी वाले पॉइंट पे बी जीरो नहीं होती लेकिन आई जीरो हो जाता है। और एक ये वाला पॉइंट जो है ये सी वाला पॉइंट है, ये कोरेसिविटी पॉइंट है। कोरेसिविटी पॉइंट के ऊपर करंट जीरो नहीं होता लेकिन बी किसके बराबर होती है, जीरो की, क्योंकि इस पॉइंट पे बी जीरो तो ये भी पॉइंट बी जीरो हो गया। इधर वाले को सी डैश का नाम दे दें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने बना के बता दिया एसी करंट के साथ, आप इसको एसी करंट के साथ यहाँ पे बनाना सीख सकते हैं। और ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे कैसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को देखिए अगर आप अलग अलग से सबको जो है वो डिटेल में देख भी लेते हैं तो देखिए सैचुरेशन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड देन मटेरियल सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए उस पॉइंट को हम कह सकते हैं वो मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटिकली सैचुरेट हो गया है। अब रेमेनेंस या रिटेंटिविटी वो पॉइंट होगा, कहता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट विच करंट इज जीरो, ठीक है। द रेमेनेंस पॉइंट ये वाला होगा, यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर बी की वैल्यू जब वो जीरो के बराबर ना हो लेकिन करंट जीरो, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट विच करंट इज जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वो वैल्यू जहां पे करंट किसके बराबर आ जाए, जीरो के, वो रेमेनेंस पॉइंट है। आगे तीसरा पॉइंट कोरेसिविटी, द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट, वापस वाला करंट जो आ रहा है, यानी कि प्लस पे गया और दोबारा माइनस पे आना शुरू हो गया है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिकम जीरो कॉल्ड अ कोरेसिविटी, यानी कि वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाए, जब करंट रिवर्स होना शुरू हो गया नेगेटिव की तरफ, तो रास्ते में एक पॉइंट आएगा जहां पे बी जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा कोरेसिविटी। नोट में मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पास थ्रू द ओरिजिन, कहता है जब एक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये जो कर्व में से दोबारा से ये कभी भी सेंटर में से पास आउट नहीं होगी, यानी कि ये देखिए सेंटर से हट के गुजर रही है, सेंटर से हट के गुजर रही है, कभी ये कर्व अपने सेंटर में से वापस नहीं गुजरेगी। कहता है ओरिजिन इंस्टेड इट फॉर्म द क्लोज्ड लूप, कहता है ये क्लोज्ड लूप की शक्ल में हमारे पास मौजूद रहेगी। कहता है जैसे ए बी सी डी ए, जैसे ये वाला पॉइंट हमारे पास ए बी सी डी ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास ये तो हमारे पास विच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप, इस लूप का नाम होगा फिर हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। आगे ये बात पहले भी पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज, जो स्टील होता है वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, हम उसको आसानी से मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, आसानी से मैग्नेट नहीं बना सकते, ठीक है। सो दे हैव लार्ज लूप एरिया, इस लूप का जो एरिया है वो लार्ज होगा, यानी कि जैसे पीछे वाली जो लूप है और आगे वाली इस लूप को देखिएगा जरा, इसका एरिया अंदर वाला बहुत स्मॉल है और ये जो वाली लूप है इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। जिसका ये एरिया ज़्यादा होगा वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की लूप होगी और जिसका ये एरिया कम होगा वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की लूप होगा। अब आप खुद बता सकते हैं कि ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि इसका एरिया अंदर वाला ज़्यादा है और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का है क्योंकि इसके अंदर वाला एरिया कम है। तो हम इसको कह सकते हैं सॉफ्ट और हार्ड में हम ऐसे करके फ़र्क बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। कहता है सो दे हैव लार्ज एरिया as compared to soft iron material such as iron which can be easily magnetized, जो आयरन है वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है तो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, तो ये आयरन की कर्व है क्योंकि इसका एरिया अंदर से कम है। कहता है सुटेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक छोटा सा पॉइंट आप इसको याद कर सकते हैं, अ मटेरियल विद द हाई रेजिस्टिविटी रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोरेसिविटी, कहता है फोर्सेस वुड बी मोस्ट सुटेबल टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। उसके कहने का मतलब ये हुआ कि जिनकी ये वाला पॉइंट है
रेमेनेंस का पॉइंट है, ये रिटेंटिविटी का पॉइंट है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी करव भी ज़्यादा होगी, और जितना कोरेसिविटी का पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ऐसा करके दूर होगा उतनी करव ज़्यादा होगी। तो ऐसे मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में। जब टाइम ज़्यादा लगेगा मैग्नेटाइज करने में तो वो डी मैग्नेट होने में भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम ये कह सकते हैं। इसके यूजेस हैं, इन यूजेस को रीड में कर लीजिएगा, बुक में भी अक्सर लिखे हुए हैं। कहता है मटेरियल विद हाई रेटेंटिविटी एंड लार्ज कोरेसिविटी आर मोर सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अभी ये बात हम यहाँ पे कर भी चुके हैं। मटेरियल विद लो रेटेंटिविटी एंड लार्ज कोरेसिविटी आर सूटेबल फॉर अ कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। मटेरियल विद नैरो हिस्टैरिसीस लूप आर यूज्ड इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स टू मिनिमाइज दी वोल्टेज ऑफ एनर्जी। ये 3-4 पॉइंट आप इसको देख सकते हैं। डिटेल में हमने इसको जितना करना था ये कर लिए। तो ये हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हुआ यहाँ पे।